Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। Foreign investors pump in nearly 20,000 crore rupees into Indian equity markets in first half of February. Interests of farmers, cattle rearers and fishermen will remain protected in all international trade agreements, says Union Home Minister Amit Shah. And domestic investors to focus on Indian macroeconomic data, US GDP number and geopolitical developments for Qs next week. फरवरी के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में लगभग 20,000 करोड़ रुपए डाले। सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की जाएगी, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा देश और अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक गतिविधियों पर। And Subodh, let's just remind our listeners once again, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. तो खबरों का सिलसिला शुरू करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने फरवरी में अब तक यानी पहले 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 19,675 करोड़ रुपए डाले हैं। डिपॉजिटरी डेटा के अनुसार एफपीआई ने इसी अवधि में भारतीय ऋण बाजार में भी 1,218 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह फरवरी के पहले पखवाड़े में भारत के पूंजी बाजार में उनका कुल निवेश 20,893 करोड़ रुपए हो गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी में भारतीय शेयर बाजार से 35,962 करोड़ रुपए, दिसंबर 2025 में 22,611 करोड़ और नवंबर में 3,765 करोड़ रुपए निकाले थे। ये आंकड़े बहुत दिनों के बाद उत्साहजनक आंकड़े हमें मिल रहे हैं सरबजीत। और स्नेहा, ये वाकई लग रहा है कि कुछ बाजार का रुख पलटेगा, क्योंकि अब भारत का शायद हमारा शेयर बाजार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भी कुछ आकर्षक साबित होगा। जी, पलटेगा या नहीं ये तो हमें, जैसे मैं भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। ये हमें वक्त बताएगा। अच्छी बात ये है कि आज हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां पर अटैच हम कर पा रहे हैं, बट बात यही रहती है अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाते टाइम इन चीजों को ना ध्यान रख के अपनी बैलेंस शीट और अपनी सर्कमस्टांसेस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। एंड मीनवाइल आई सी द फर्स्ट लिसनर फ्रॉम बिहार। पिंकू जी अपना सवाल पूछे। नमस्ते मैम। जी नमस्ते।
मैम मेरा एक लड़का है 10 साल का और लड़की बच्चियां है 4 साल की। इसके लिए मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है और मैं कैसे चुनाव करूं बैंक द्वारा, ऐसा भी छोटा कोई निवेश के लिए 2-4 साल के लिए, इसलिए हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दीजिए मैम। जी पिंकू जी, ये अच्छी बात है कि आपके बच्चे अभी इतने छोटे हैं और अभी से ही आप उनके भविष्य के लिए ये प्लानिंग करना चाह रहे हैं। जहां तक म्यूचुअल फंड्स की जानकारी की बात है, अगर आप एक बैंक अकाउंट होल्डर हैं और आपको लगता है कि आपके जिनसे आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं वो आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो amphi.com.in पे आप जाकर अपना पिन कोड डाल के किसी भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपको हैंड होल्डिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की जानकारी देने के लिए। आपने ये मेंशन करा था कि आपके बच्चे 10 और 4 साल के हैं, पर शायद आप इन्वेस्ट कह रहे हैं, आप 2 से 4 साल तक के लिए करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको, क्योंकि अभी आपके पास लंबा समय है हाथ में, क्योंकि आप इन बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप अपने बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी आप संपर्क करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप जानना चाहेंगे कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जो रहते हैं उनमें से चुनाव करने के लिए अगर वो आपको बताएं कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। जितना मैं आपको बता सकती हूँ वो ऐसे होते हैं कि जो कुछ प्रतिशत आपका शेयर बाजार में लगाते हैं, कुछ आपका डेट मार्केट में लगाते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में, जिनमें उतार चढ़ाव थोड़ा कम रहता है। तो जब एक ये मिक्स बन जाता है शेयर्स और बॉन्ड्स का, तो जब शेयर्स भारी मात्रा में गिरते हैं, ये उतना नहीं गिरते हैं। तो जब कोई इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहा होता है उनके लिए ये अच्छा रहता है। जब आपको 4 साल हो जाते हैं मार्केट में अपने बच्चों के लिए ये इन्वेस्टमेंट करते हुए, छोटे छोटे अमाउंट डालते हुए, तब आप जरूर मल्टी कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से योगेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी, आप सभी को नमस्कार और सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मेरे 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरते हैं, जब भी उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें नॉमिनेशन मांगता है। तो नॉमिनेशन अगर हमने ऑलरेडी कर रखी है तो ट्रांसफर करने के लिए म्यूचुअल फंड को विल के थ्रू करना और नॉमिनेशन के थ्रू होना ऑटोमेटिकली ट्रांसफर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? दूसरा सवाल ये है कि कोई मेरे पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, बट एसबीआई स्मॉल कैप अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है और मेरे दोनों में एसआईपी चल रही है, तो मुझे किस तरीके से उसकी एसआईपी रोक करके उसको कब निकाल करके एक्सिस में मर्ज करना चाहिए? अगर मेरे को हटाना है उसको, सिर्फ एक्सिस को रखना है, तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्या मार्केट हाई का वेट करना चाहिए थोड़ा सा विड्रॉल से पहले, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन सबका ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू। जी योगेश जी, जो आपका पहला सवाल था नॉमिनेशन और विल का, सो नॉमिनेशन की जहां तक बात रहती है वो एक तरीके से आपको हेल्प करता है कि आपके जो भी फंड्स हैं उनके लिए एक पर्सन है जिसको वो एक तरीके से चलाने का राइट मिल जाएगा, या उन्हें पता चलता रहेगा कि ये एक चीज है जो चल रही है, ये कहीं खो नहीं जाएगी। वहां पे नॉमिनी का सवाल आ जाता है। जहां पे ट्रांसफर की बात आ जाती है, मतलब कि हम एस्टेट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम पार्ट रहता है, बट विल एस्टेट प्लानिंग के लिए हेल्प करते हैं। जहां पे हम लीगल आइल ट्रांसफर की बात करते हैं, तो इन दोनों में फर्क जरूर रहता है। ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप किसी एस्टेट प्लानर से ये जानकारी लीजिए। जो आपका दूसरा सवाल था एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि एसबीआई स्मॉल कैप कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप उसमें अपनी करंट एसआईपी रोक दीजिए, बट वो अभी भी काफी डिसेंट फंड है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो अभी आपका अमाउंट जमा हो चुका है उसको आपको निकालने की कोई जल्दी रहनी चाहिए। आप उसमें बिल्कुल उसे रहने दीजिए। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि 2 स्मॉल कैप एक पोर्टफोलियो में काफी सही बैलेंस मेंटेन करता है। तो आप सारा एक्सिस मतलब अपनी एसआईपी एक्सिस में बढ़ाकर ना कोई और स्मॉल कैप फंड का चुनाव कीजिए जो उतार चढ़ाव में अच्छा प्रदर्शन जिसने हिस्टोरिकली दिखाया हुआ है, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। ये मेरी राय रहेगी आपके स्मॉल कैप एलोकेशन के लिए। And our next caller is from Maharashtra. असलम जी, अपना सवाल पूछें। नमस्ते जी नमस्कार। मेरा एनपीएस के बारे में सवाल है। जी, एनपीएस अकाउंट कहाँ खोला जा सकता है और इसमें हम 1 साल में कितना अमाउंट जमा करना पड़ता है?
इसके बारे में, एनपीएस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए थी जी। असलम जी, जितना मेरी नॉलेज है एनपीएस के लिए, आप इनके जैसे प्रोटीन या कैम्स की वेबसाइट पर जाकर आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप जहां पे जॉब करते हैं वहां पे आपके एम्प्लॉयर एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उनके थ्रू भी खुलवा सकते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट की मुझे जानकारी एकदम अभी नहीं है, बट एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ये एक तरीके का आपको ऐसा दिमाग में रखना चाहिए कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक प्रोडक्ट है ये डिसिप्लिन एंटेल करता है फॉर पीपल जो अपने आगे जाके कुछ लंबे समय तक की पूंजी जमा करना चाह रहे होते हैं। जी, अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हाँ मैडम, जैसे मेरा एक 2 SIP चलता है, एक तो महिंद्रा मनुलाइफ में मल्टी कैप का और एक मोतीलाल में निफ्टी 150 का इंडेक्स फंड का। मेरा 2 इच्छा है, एक तो वैल्यू फंड लेने का और फोकस फंड लेने का। तो क्या इसमें भी कुछ दिन के लिए SIP करके बंद कर दे क्या? वैल्यू फंड हमको ठीक लग रहा है, थोड़ा सा अंडर वैल्यू कंपनी को लेना है और फंडामेंटल जिसका स्ट्रॉन्ग है, और फोकस में 30 कंपनी है। जी जितेंद्र जी, आपने जो अभी मुझे 2 फंड्स बताए, वो एक तो मल्टी कैप फंड है जो कि आपको एक लार्ज मिड स्मॉल तीनों का एलोकेशन दे देता है, और एक आपने शायद से मिड कैप का इंडेक्स फंड बताया। अब इसके बियॉन्ड जब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वैल्यू फंड आपकी एक अच्छी चॉइस है कि एक स्टाइल डाइवर्सिटी आ जाती है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। बट हम जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए एसआईपी करना एक मतलब मेरी समझ में सही तरीका नहीं रहता है। फायदेमंद ये रहता है कि जब आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली डाल पाएं, तो अगर आपके पास सरप्लस इस तरीके का है कि आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूड तरीके से डाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप वैल्यू फंड का चुनाव कर सकते हैं। जहां तक फोकस्ड की बात है, तो जो आपका मल्टी कैप फंड है, जो आपको लार्ज मिड स्मॉल एक तरीके का सारा एक्सपोजर देता है, उसके बियॉन्ड अगर आप फोकस फंड लेना चाह रहे हैं तो फोकस भी मोस्टली लार्ज मिड स्मॉल का एक्सपोजर दे देता है। बट क्योंकि वो एक 30 स्टॉक पोर्टफोलियो होता है, वहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी। जहां पे भी कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर हो जाते हैं ऑफ स्टॉक्स, वहां पे जब वो फंड अच्छा करता है तो वो बहुत अच्छा करता है। जब उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स बुरा कर रहे होते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा फील हो सकता है पोर्टफोलियो के लिए। तो अगर आप अपने दिमाग में इस उतार चढ़ाव को समझते हैं तो फिर आप बिल्कुल इसमें भी फोकस फंड्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। और आलोक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ औरंगाबाद से। आलोक जी अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये था ना कि जो म्यूचुअल फंड सेंट्रल की जो वेबसाइट है ना, उसमें जब हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं तो उस स्टेटमेंट में जो जब हमने इन्वेस्टमेंट किया रहता है ना, वो डेट उसमें नहीं आती है। मतलब हम अगर अपना देखना चाहे कि हमारा इन्वेस्टमेंट को कितना समय हो गया है, हमने कब इन्वेस्ट किया था और आज कितना समय हो चुका है, इतनी वैल्यू है, तो वो इन्वेस्टमेंट डेट ही उसमें नहीं आती है। वो जो मेन इंपॉर्टेंट डेट है ना, वो नहीं आती। तो उसके लिए मतलब मैं ऐसा चाह रहा था कि ऐसा कोई जहाँ पे कि हमको एक अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिले कि ये इन्वेस्टमेंट डेट है और इतना यूनिट परचेस किया है, ये रेट में परचेस किया है, आज इसकी इतनी वैल्यू है, बट उसमें डेट आती नहीं मैडम। तो और कोई ऑप्शन है क्या, थोड़ा बताइएगा म्यूचुअल फंड सेंट्रल के अलावा, और मतलब किस तरह से हम उसमें अच्छे तरीके से देख सके। और मैडम और कोई अच्छे कुछ फंड का नाम बता दीजिएगा जहाँ पे अभी 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्योंकि स्नेहा, मुझे लगता है जो सवाल है इनका कि स्टेटमेंट में वो डेट नहीं आती है और ये, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं जब भी, और सिर्फ एमएफ सेंट्रल से नहीं, हर म्यूचुअल फंड हाउस से, हाँ म्यूचुअल फंड हाउस से भी उससे कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल आता है कि वो कब किया था, कितना किया था, कितना बड़ा है। नॉलेज में एमएफसी से भी जब हम करते हैं तब आती है। अब हो सकता है जब आलोक जी कर रहे हो तब कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं, हो, वो शायद वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता। जब स्टेटमेंट जनरेट करते हैं वो ईमेल पर आएगा, तब उसमें ज्यादा डिटेल्स तो मैं यही बोलने वाली थी कि आलोक जी, जहां पे एक सर्विसेज का सेक्शन रहता है, जहां पर ये स्टेटमेंट्स जनरेट करने का ऑप्शन होता है, आप वहां पे ये देख सकते हैं। और मान लीजिए आप वो नहीं फिगर आउट कर पाते हैं तो भी जैसे आप बोल रहे हैं सुबोध जी, बिल्कुल एएमसी की वेबसाइट पे जाकर आप ये जनरेट कर सकते हैं, लॉग इन करके वो क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, या फिर जो आरटीएस होते हैं जो ये एएमसीज को एनेबलमेंट देते हैं, कैम्स, कार्वी, उनसे भी ले सकते हैं, इन सब से भी ले सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी सोच है आलोक जी आपकी कि आप पोर्टफोलियो अपना ट्रैक रखना चाह रहे हैं, कब करा था, कितने यूनिट्स करे थे, तो ये एक काफी अच्छी आपका तरीका है।
और दिल्ली से हमारे नेक्स्ट कॉलर RS दहिया जी। दहिया साहब अपना सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक्सपर्ट से क्वेश्चन है मैम, आई इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम्स, दैट इज SBI Nifty Next 50, Invesco Infrastructure Fund and JM Flexi Cap in August-September 2024. At that time, these all 3 were top ranker. They were number 1 performing. Now all 3 are at the rock bottom. They are, totally laggard and very disappointing performance. I invested for a period of 5 years and I am 76 plus. Please advise me, should I exit or should I stay invested? And I have invested about 8 lakh in each of these schemes. जी RS दहिया जी, आपने जो मुझे फंड्स के नाम बताए उसमें SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे आपने बताया था, तो ये एक इंडेक्स फंड है और मतलब इसका एक्सपोजर पोर्टफोलियो में आप बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर चाह रहे हैं जो निफ्टी 50 के बियॉन्ड आती हैं, तो सारे ऐसा कोई भी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड नहीं होगा जो या तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा या तो बहुत ही कम रिटर्न देगा, बिकॉज इंडेक्स फंड्स मतलब पैसिव इन्वेस्टिंग एज अ फिलोसफी ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द मार्केट। तो मार्केट जिस तरीके का एक्सपोजर दे रही होगी ये भी उतना ही एक्सपोजर दे रहे होंगे। फर्क बस वही रहता है कि एक्सपेंस कौन कितना चार्ज कर रहा है। जहां तक SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात है, वो इतना महंगा फंड नहीं है, वो डिसेंट फंड है। आई वुड से आप उसमें बने रहिए। इन्वेस्को इंफ्रा की जहां तक बात है, अब सर बिकॉज इट इज अ सेक्टोरल फंड, सो when the sector is not working well, that is the kind of experience the investor has to go through. So and for JM Flexi Cap, I take your point that in the recent 1 year it has been quite a laggard. So if you are not really continuing with your SIPs in these funds, I would say given the amount that you have invested, you might as well give them some more time, because it's just been about 1 or 1.5 years of you investing in these funds, the recent 8 lakhs that you mentioned. And in these recent times, the market has not really been rewarding any strategy as such, because the market is, let's say, not going through a very exciting phase these days. So I guess time is what can help us here. जी, गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गौरव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? पोर्टफोलियो में हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बताएं। माय पोर्टफोलियो, आई डोंट हैव एनी इंटरनेशनल फंड्स. Which funds are open for subscription for SIP और for lump sum? S&P and Nasdaq कौन से फंड अभी खुले हुए हैं? और दूसरा सर, स्मॉल कैप फंड के बारे में सवाल है. दे हैवंट परफॉर्म्ड वेल, स्मॉल कैप एंड क्वांट फंड. तो मेरी थोड़ी SIP चल रही, शुड इट बी कंटिन्यूड और वी शुड थिंक अबाउट स्टॉपिंग इट एंड स्टार्टिंग इन फ्लेक्सी कैप? और स्मॉल कैप के दिन आएंगे, क्वांट फंड के भी दिन आएंगे जैसे अच्छे बताइए प्लीज. थैंक यू जी. गौरव जी, आपने जैसे बोला यू डोंट रियली हैव एनी इंटरनेशनल फंड्स करंटली इन योर पोर्टफोलियो. सो at the current time, ICICI Pru Nasdaq 100 index fund is open of the different Nasdaq index funds that are there in the market, and this has been a decent fund, so maybe you can invest in this particular fund via SIPs. That would be a better strategy. Secondly, you mentioned इन्होंने कुछ फंड्स के नाम लिए थे. हाँ, सो स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है कि उनके दिन आएंगे या नहीं आएंगे, सो दिन तो मार्केट हर किसी स्ट्रैटेजी के ले ही आता है. एंड द प्रीवियस 3 years हैज एक्चुअली helped us in understanding all of these things better. जो एक कोविड का टाइम था, मार्च 23, 2020, जिस तरीके से मार्केट गिरी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि उसके बाद ऐसी ऊंचाइयां मार्केट छू सकती है. तो बिल्कुल स्मॉल कैप के दिन आएंगे, इसीलिए स्मॉल कैप एलोकेशन में तभी हम ये कहते हैं कि यू शुड हैव एटलीस्ट 5-7 years in hand so as to navigate through these ups and downs. So if you have your SIPs running in let's say small cap funds, then let them continue without even looking at what is happening in the market. As for quant mutual fund, seems like the current market is not really the current market environment is not really favoring their very data backed strategy. I would say the way to look at it is maybe you can diversify across AMCs. That can really be of help to you.
So for those strategies that you are investing in currently via quant mutual funds, maybe dividing the exposure with a different AMC for the same strategy can be helpful. All right, Deepak from Sonipat joins us. Deepak जी अपना सवाल पूछें. नमस्कार मैम. जी नमस्कार. मैम मेरे पास एक फंड है, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड. उसमें मैंने 1 साल में इन्वेस्टेड किया है 1.5 लाख और उसकी करंट वैल्यू भी 1.5 लाख है अभी तक. तो मुझे उसमें बने रहना चाहिए या SIP स्टॉप कर देनी चाहिए या रिडीम कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? जी दीपक जी, मैं आपको बोलूंगी कि अभी आपको 1 ही साल हुआ है इसमें इन्वेस्ट करते हुए. ये एक अच्छा फंड है. करंटली 1 साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड का हालचाल जानने के लिए. तो अभी आप इसमें बिल्कुल अपनी SIP जारी रखिए. फंड डिसेंट फंड है जी. और चले अब अगली खबर की ओर. गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आश्वस्त किया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा जारी रहेगी. श्री शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ करने के बाद ये कह रहे थे. उन्होंने विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की गई है. गृहमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई डिजिटल टोकन आधारित वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी और वितरण प्रक्रिया में आवश्यक पारदर्शिता लाएगी. इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि जल्दी ही चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस पहल का विस्तार किया जाएगा. इस पहल के साथ गुजरात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. And now let's see what the markets are expected to watch next week. Domestic investors are likely to focus on several important domestic and global triggers, including US GDP data, India's WPI inflation data, and geopolitical developments. Last week, the Sensex plunged 954 points or over 1.1% to close at 82,627. The Nifty tumbled 223 points or almost 0.9% to end at 25,471. Investors will closely watch the minutes of the latest meeting of the Federal Reserve scheduled for February 18 and US GDP data for the October-December quarter. In India, the WPI inflation data will be released on Monday. Minutes of the recent monetary policy meeting of the RBI and core industries data will be released on February 20th. सरबजीत, चलते हैं स्नेहा के पास हम जानने के लिए कि अभी जैसे एक कॉलर ने पूछा सवाल कि इंटरनेशनल फंड्स कौन से अभी खुले हुए हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए कोई खुलता है और फिर वो बंद हो जाता है. तो स्नेहा, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि जैसे यहाँ से कोई नैस्डैक में या किसी भी विदेशी उसमें फंड में जो निवेश करने वाले जो फंड्स हैं विदेशी शेयर्स में, विदेशी बाजारों में, तो उनमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं और वो किस तरह ये खुलने और बंद होने का क्या है, क्या लिमिट होता है, वो डॉलर्स में है और कौन तय करता है? जी, तो बिल्कुल ये 2022 से एक सिचुएशन चली आ रही है इंडियन मार्केट्स के लिए, जहां पे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए जैसे सेबी ने कुछ लिमिट्स बनाई हुई हैं जो एएमसी लेवल पर आप बाहर का एक्सपोजर यहां पर लोगों को दिलवा सकते हैं. वो लिमिट्स फरवरी के अराउंड हमारी ब्रीच होते होते बस मतलब हो ही रही थी कि आरबीआई ने ये बोल दिया कि अभी आप रोक दीजिए, तो आप नई इन्वेस्टमेंट्स ना लीजिए यूजर्स इन्वेस्टर्स से.
अब तब से लेकर अब हम आज यहां पर आ गए हैं, जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो गया कि कुछ फंड्स कुछ समय के लिए खुल जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल फंड्स के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए ये एक लिमिटेशन बन गई है। बट दिस डज नॉट मीन दैट बाहर इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही खराब हो गया या नहीं करना चाहिए। बाहरी एक्सपोजर को हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम एक्चुअली जब ये चर्चा कर रहे होते हैं, हमारे सर्च इंजन्स गूगल बाहर की कंपनी है, हमारे फोन एप्पल बाहर की कंपनी है, तो ये एक्सपोजर हम उनको यूज करते हैं और उनके लिए एक तरीका रेवेन्यू का माध्यम हम बन जाते हैं, पर हम उसका प्रॉफिट लेने के बारे में जब बात आती है तो हम सोचते हैं। तो वहां पर ये म्यूचुअल फंड्स हमें हेल्प करते हैं और म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट तरीका रहता है इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने का। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने इंटरएक्टिव ब्रोकर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके थ्रू आप LRS स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें काफी हैसल रहती है, उसकी टैक्स रिपोर्टिंग में भी काफी हैसल रहती है। तो बढ़िया तरीका ये रहता है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही हम करें। और ये जरूर है कि आपको ऑनलाइन थोड़ा सा जांच पड़ताल देखनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, नजर रखनी पड़ती है कि कौन सा खुला है कौन सा बंद है, क्योंकि AMCs बिल्कुल जैसे ही खुल जाता है वो नोटिसेस रिलीज करते हैं। चर्चा में ये टॉपिक इतना रहता है क्योंकि इसका यूज केस काफी स्ट्रांग है, तो आपको थोड़ी नजर रखनी पड़ती है, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं। All right, after that detailed insight from our expert Sneha, let's see what's happening on the AI front. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the India AI Impact Expo 2026 in New Delhi tomorrow. The 5-day expo is being held alongside the India AI Impact Summit 2026 and will serve as a national demonstration of artificial intelligence in action. It will feature 13 country pavilions including Australia, Japan, Russia, United Kingdom, France, Germany, Italy, the Netherlands, Switzerland, Serbia, Estonia, Tajikistan, and Africa, showcasing international collaboration in the AI ecosystem. The expo will host over 300 curated exhibition pavilions and live demonstrations structured around 3 thematic chakras: people, planet, and progress. It will also feature over 600 high-potential startups which are developing globally relevant population-scale solutions. During the event, more than 500 sessions will be organized, highlighting the transformative impact of AI across various sectors and discussing future actions to ensure that AI benefits every global citizen. The India AI Impact Expo 2026 is expected to attract over 2.5 lakh visitors, including international delegates. The event aims to foster new partnerships and create business opportunities within the global AI ecosystem. The India AI Impact Summit 2026, focusing on the development of artificial intelligence for good solutions across healthcare, agriculture and governance, is set to commence in the national capital tomorrow. Sneha, there's so much happening on the global front. We just spoke about AI. We've been talking about the trade deals. We've been talking about geopolitical developments. What's your very brief advice to small and new investors? Very, very concisely. Right. So very concisely saying, as I just spoke about investing abroad, the geopolitical situation might be favorable to an economy and might not be. But as we started out the episode by, talking about how your balance sheet and your circumstances remains the core of your investment framework. So while one should be aware of what is happening at every level of your economy, your country, when it comes to your investments, let diversification, asset allocation, these principles govern your framework. हाँ, काफी कुछ है जो अब भी हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, लेकिन आज वक्त हमारे पास इतना ही है। घड़ी इशारा कर रही है कि आज हम अब विदा लें। स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in nearly 20,000 crore rupees into Indian equity markets in first half of February. Interests of farmers, cattle rearers and fishermen will remain protected in all international trade agreements, says Union Home Minister Amit Shah. And domestic investors to focus on Indian macroeconomic data, US GDP number and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
Market.